हाय, दिस इज गीतांजलि। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन 3 तक कवर कर लिया है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 डील करता है प्रोविजन ऑफ चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ सेक्शन 4 में कहते हैं कि चैप्टर 2 के प्रोविजंस यानी कि सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 11 तक के कुछ सेक्शंस हैं जो कि कुछ अकोमोडेशन पर कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं लगते हैं। यहाँ सेक्शन 4 में ये कहते हैं कि जो अकोमोडेशन है जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, कंप्लीट हो जाने के बाद जो लोकल अथॉरिटी है, कंसर्न्ड लोकल अथॉरिटी है, उसको ये नोटिफाई कर दिया गया कि इस अकोमोडेशन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो जब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है वहाँ से लेकर 5 साल तक इस पर ये जो चैप्टर 2 है वो नहीं लगेगा। किन अकोमोडेशन पर? वो अकोमोडेशन जो कि कंप्लीट हुई हैं और कंप्लीट हो जाने के बाद उनकी नोटिफिकेशन जो लोकल अथॉरिटी हैं उनको बता दिया जा चुका है कि इस अकोमोडेशन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। जिस दिन से उनको पता चला है, बताया गया है, वहाँ से लेकर 5 साल तक अब ये जो अकोमोडेशन है इसकी कंस्ट्रक्शन चाहे इस एक्ट से आने से पहले कंप्लीट हुई हो या इस एक्ट के आ जाने के बाद कंप्लीट हुई हो, जब से ये नोटिफाई किया गया कंसर्न लोकल अथॉरिटीज़ को, वहाँ से 5 साल तक इसके ऊपर चैप्टर 2 नहीं लगेगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं बैरेक्ट से। ये कहते हैं नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी अकोमोडेशन और पार्ट देयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। उसकी कंस्ट्रक्शन इस एक्ट से पहले पूरी हुई हो या बाद में पूरी हुई हो, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंप्लीशन ऑफ सच कंस्ट्रक्शन वॉज नोटिफाइड टू द लोकल अथॉरिटी कंसर्न्ड। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, लोकल अथॉरिटी को बता दिया गया। जब से लोकल अथॉरिटी को बताया, वहाँ से लेकर 5 साल तक इसके ऊपर ये चैप्टर यानी चैप्टर 2 नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 का मार्जिनल नोट है रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। यहाँ सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हो गया। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में। एक स्टैंडर्ड रेंट है, मान लीजिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट है जो कि फिक्स कर लिया गया लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कि इस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस का इतना किराया होगा। इस स्टैंडर्ड रेंट के अलावा जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो पे करना टेनेंट को ज़रूरी नहीं है, यानी उस एक्सेस को टेनेंट मना कर सकता है कि मैं नहीं पे करूँगा। अब जो ये स्टैंडर्ड रेंट है इसके अलावा जितना भी एक्सेस अमाउंट है, इस एक्सेस अमाउंट की उस टेनेंट को पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि अगर इस एक्सेस अमाउंट के लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई अग्रीमेंट किया गया है तो इस एग्रीमेंट को ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हुआ है उसी के लिए किया गया, यानी एक्सेस अमाउंट जितना भी अग्रीमेंट में है उसके लिए टेनेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अब क्या कहता है सेक्शन 5, इसको पढ़ लेते हैं डायरेक्ट से। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ये कहते हैं नो टेनेंट शैल notwithstanding any agreement to the contrary be liable to pay to his landlord for the occupation of any accommodation any amount in excess of the standard rent of the accommodation। यानी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा जितना भी ज़्यादा अमाउंट लैंडलॉर्ड कह रहा है पे करने के लिए, उसको पे करने के लिए टेनेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद कहते हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ये कहते हैं एनी अग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट, मतलब स्टैंडर्ड रेंट के अलावा, शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट वर एन एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट ओनली। तो ऐसा माना जाएगा कि जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो नहीं गिना जाएगा, ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये अग्रीमेंट सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट के लिए ही किया गया था। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। ना तो क्लेम किए जाएंगे, मतलब लैंडलॉर्ड ना ही अनलॉफुल चार्जेस को क्लेम करेगा और ना ही रिसीव करेगा। अब यहाँ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में ये क्या कहते हैं कि जो रेंट फिक्स किया गया है उसके अलावा जितना भी एक्सेस अमाउंट है उसको
लैंडलॉर्ड ना तो क्लेम कर सकता है और ना ही रिसीव कर सकता है। ये कहते हैं सबसेक्शन 1 में इस एक्ट के यानी कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्सन ना तो एक्सेस अमाउंट क्लेम कर सकता है और ना ही एक्सेस अमाउंट को रिसीव कर सकता है। अगर कोई अग्रीमेंट भी किया है फिर भी रेंट के अलावा जितना भी एक्सेस अमाउंट है उसको वो क्लेम और रिसीव नहीं कर सकता। बैरेक्ट से देखेंगे तो ये लिखते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए नो पर्सन शैल क्लेम और रिसीव, वर्ड यूज हुआ है शैल, यानी मैंडेटरी है कि कोई भी पर्सन एक्सेस अमाउंट को ना तो क्लेम कर सकता है ना ही रिसीव कर सकता है। क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट, इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट मतलब स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स कर लिया उससे ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते। नोट विद स्टैंडिंग एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब अगर अग्रीमेंट भी किया है फिर भी रिसीव नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 में ये कहते हैं कि अगर कोई लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट की टेनेंसी बढ़ा रहा है, सब टेनेंसी बढ़ा रहा है, या फिर कोई ग्रांट दे रहा है तो उसके बिहाफ पे वो कंसिडरेशन मांगता है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा मुझे रेंट दे दो, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा मुझे अमाउंट दे दो। क्योंकि ये अमाउंट क्यों मांग रहा है? वो अमाउंट कंसिडरेशन के रूप में मांग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें ग्रांट या तुम्हारी टेनेंसी को रिन्यू कर रहा हूँ या तुम्हारी टेनेंसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ या सब टेनेंसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके लिए अगर कोई लैंडलॉर्ड एक्सेस अमाउंट मांगता है, ये एक्सेस अमाउंट प्रीमियम या पगड़ी के रूप में भी हो सकता है, कैश या काइंड कुछ चीज़ भी हो सकती है, तो इस तरह का अमाउंट कोई भी लैंडलॉर्ड, कोई भी पर्सन टेनेंट से क्लेम नहीं कर सकता और ना ही रिसीव कर सकता है। उसके साथ ही ये सब क्लोज बी में कहते हैं कि अगर किसी लैंडलॉर्ड को टेनेंट से जो लैंडलॉर्ड किराया लेते हैं ना 1 महीने का सिक्योरिटी अमाउंट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लैंडलॉर्ड है वो 1 महीने तक का किराया एडवांस ले सकता है। पर यहाँ ये कहते हैं कि अगर यहाँ लैंडलॉर्ड चाहता है कि 1 महीने से ज़्यादा का अमाउंट वो सिक्योरिटी अमाउंट अपने पास रिसीव करना चाहता है तो इसके लिए इस लैंडलॉर्ड को पहले रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से प्रीवियस परमिशन लेनी होगी। आई होप सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3। यहाँ पे सबसेक्शन 3 में ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो कि टेनेंट है या फिर सब टेनेंट है या फिर टेनेंट या सब टेनेंट के बिहाफ पर अगर कोई पर्सन किसी अमाउंट को क्लेम या फिर रिसीव करता है। क्यों रिसीव कर रहा है? क्योंकि ये टेनेंट कहता है कि अगर ये पैसा मुझे मिलता है तो मैं अपनी टेनेंसी रिलिंक्विश कर दूंगा, अपनी टेनेंसी ट्रांसफ़र कर दूंगा या फिर अपनी टेनेंसी किसी और को असाइन कर दूंगा। अगर कोई पर्सन जो कि टेनेंट है और वो कह रहा है कि मुझे ये पैसा दो ताकि मैं ये सब कर दूं, यानी रिलिंक्विश कर दूं, ट्रांसफ़र कर दूं या असाइन कर दूं, तो इस तरह का अमाउंट ये टेनेंट या सब टेनेंट भी रिसीव या क्लेम नहीं कर सकता। इसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है इट शेल नॉट बी लॉफुल, यानी कि अगर कोई टेनेंट या सब टेनेंट इस तरह से अमाउंट को क्लेम या रिसीव करता है तो ये लॉफुल नहीं है। यहाँ पे आपको जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखना है। देखिए जब हमने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 डिस्कस किया था तो वहाँ पे था कि कोई भी पर्सन एक्सेस में अमाउंट को रिसीव नहीं कर सकता, ये वर्ड लिखा हुआ था। और यहाँ सबसेक्शन 3 में कह रहे हैं कि अगर टेनेंट किसी अमाउंट को क्लेम या रिसीव करता है ये लॉफुल नहीं है, मतलब कि वो नहीं कर सकता। पर जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो है कि ये अगर इस तरह का एक्ट होता है तो ये एक्ट लॉफुल नहीं है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 6 के सबसेक्शन 4 पर। अब यहाँ सबसेक्शन 4 में क्या है, इसे बेयर एक्ट से समझने से पहले एक समझिए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है कि एक पर्सन है एल से मतलब कि ये लैंडलॉर्ड है। अब इस लैंडलॉर्ड को अपनी जो अकोमोडेशन है उसको कंस्ट्रक्ट करवाना है, पर इस लैंडलॉर्ड के पास पैसे नहीं है। एक पर्सन है एक्स जो कि कहता है कि मैं तुम्हें फाइनेंस कर दूंगा तुम्हारी कंस्ट्रक्शन के लिए, इस अकोमोडेशन को कंस्ट्रक्ट करो। और कंस्ट्रक्ट करने के बाद कंडीशन लगा दी कि जब ये बिल्डिंग या अकोमोडेशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो तुम ये अकोमोडेशन मुझे ही टेनेंसी पर दोगे।
इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात आ रही है कि इस पर्सन एक्स ने लैंडलॉर्ड को फाइनेंस किया, तो किस अमाउंट तक के लिए ये फाइनेंस कर सकता है उसकी बात भी सबसेक्शन 4 में की गई है। यहाँ कहते हैं कि जो अमाउंट इस लैंडलॉर्ड को फाइनेंस किया गया है ये 5 साल के रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे कि मान लीजिए किसी अकोमोडेशन का किराया 10,000 रुपये महीना है, तो 1 साल का कितना हो गया 1,20,000 रुपये, और 5 सालों का कितना हो गया 6 लाख रुपए। तो अगर किसी लैंडलॉर्ड को अपनी अकोमोडेशन को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए पैसा चाहिए और कोई पर्सन उसको फाइनेंस करने के लिए रेडी है, इस कंडीशन पे कि जब वो तैयार हो जाएगी तो उसे टेनेंसी पर मिलेगी, तो इस केस में वो 6 लाख से ज़्यादा का फाइनेंस उसे नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट है 6 लाख रुपए। 6 लाख कैसे आया कि 5 साल के रेंट के बराबर। अब डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है उसे पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं एनी पर्सन, यहाँ पे टेनेंट वर्ड यूज़ नहीं किया, ये कहते हैं एनी पर्सन जो कि अभी टेनेंट नहीं है। कोई भी पर्सन अगर फाइनेंस कर रहा है, पैसे दे रहा है, किसे, लैंडलॉर्ड को, क्यों दे रहा है, ताकि वो अपनी अकोमोडेशन की कंस्ट्रक्शन रेज कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। तो जो इन्होंने अग्रीमेंट किया फाइनेंस का, उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि जब ये अकोमोडेशन तैयार हो जाएगी तो ये अकोमोडेशन इसी पर्टिकुलर पर्सन को ही किराए पर दी जाएगी या फिर इसके किसी फैमिली मेम्बर को दी जाएगी। उसके साथ ही प्रोवाइज़ो लगा दिया, प्रोवाइज़ो में कंडीशन डाल दी कि ये जो फाइनेंस का अमाउंट है ये 5 साल के रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जब 6 लाख रुपए उसको दे दिया गया, कंस्ट्रक्शन रेज हो गई और ये अकोमोडेशन इसको मिल भी गई, अब ये जो पर्सन है इसका जो अमाउंट 6 लाख रुपया है ये उस अकोमोडेशन के किराए में एडजस्ट होता रहेगा 5 सालों तक। ये है सबसेक्शन 4 में। इसे देख लेते हैं एक बार डायरेक्ट से। ये कहते हैं Nothing in this section shall apply to any payment made under an agreement by any person to a landlord for the purpose of financing the construction of the whole or a part of accommodation। चाहे पूरा बनाना है या कोई पार्ट बनाना है, उन पर ये सेक्शन 6 नहीं लगता, क्योंकि पूरे सेक्शन 6 में हमने बात करी कि एक्सेस अमाउंट आप नहीं ले सकते। यहाँ पे कह रहे हैं एक्सेस अमाउंट ले सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि उसी पर्सन को किराए पर दी जाएगी। ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू और taking on lease by landlord if one of the condition of the agreement is that the landlord is to let to that person the whole or a part of the accommodation when completed for the use of that person or the member of his family। प्रोवाइजो में ये लिखते हैं provided that such payment shall not exceed the amount of agreed rent for a period of 5 years। जो रेंट अग्री हुआ है उस रेंट को अगर 5 सालों के लिए कैलकुलेट करें तो उससे ज़्यादा के लिए फाइनेंस नहीं कर सकता। तो यहाँ जो ये टाइम पीरियड है ना 5 साल का, ये ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सबसेक्शन 5 में आप देखेंगे तो सबसेक्शन 5 में कहते हैं कि अगर ये अकोमोडेशन जब उसे लेट आउट हो जाएगी उसी पर्सन को जिसने फाइनेंस किया था, तो ये अमाउंट उसके किराए में एडजस्ट होता रहेगा। ये कहते हैं सबसेक्शन 5 में एनी पेमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी डीम टू बी पेमेंट ऑफ रेंट। ये 6 लाख रुपए ऐसा माना जाएगा जैसे कि इस टेनेंट ने एडवांस 6 लाख रुपए का किराया दे दिया इन एडवांस फॉर सच पीरियड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी टू विच इट इज रिलेटेबल, मतलब जब तक ये एडजस्ट होगा तब तक का एडवांस किराया माना जाएगा। आई होप सेक्शन 6 क्लियर हो गया होगा।